हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स हैं। फेब्रुअरी 2021 का करंट अफेयर्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन हिंदी मीडियम में है, बाइलिंगुअल वाला सेशन है ये। अगर आप सेशन इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन is also there in the playlist. You can actually search for that one. That English medium session is short primarily for our students from South India, primarily short for our students from Northeast India, those who are unable to understand Hindi well. हम उनके लिए अलग से एक सेपरेट सेशन बनाते हैं। ये सेशन सब देख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ सब आ जाएगा। बट क्वेश्चंस हर बार कहती हूँ बहुत टाइम लगा है सेलेक्ट करने में, इंपॉर्टेंट है। आपसे उम्मीद इतनी तो करती हूं मैं कि आप वीडियो खत्म होने से पहले सारे क्वेश्चंस याद कर लोगे। याद करने हैं क्वेश्चंस आपको हर हाल में, बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अभी सभी के सभी कंपेटिटिव एग्जाम जो हैं करंट अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चंस जो है ज्यादा करंट अफेयर से आते हैं। जीएस का सेगमेंट आप देखो, जीए का सेगमेंट आप देखो, सब में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ज्यादा आने लग गए हैं। तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए हमारे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के सबसे पहले। जब भी हम अपलोड करेंगे साथ के साथ आप वो वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आर्म्ड फोर्सेस की बात करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में। अब आप कहोगे इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में आर्म फोर्सेस तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, इसमें आप क्या नया बता रहे हो? मैं नया ये बता रही हूं कि यहां पर बांग्लादेश, मतलब हम किसी और कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे थे कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो बांग्लादेश वो कंट्री है जिसकी आर्म्ड फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन आप खुद समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंट कितना है हमारे रिपब्लिक डे परेड में। इंडिया और फ्रांस, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो 2021 सेट किया गया है। आपको ये याद रखना है, ईयर ऑफ एनवायरनमेंट इंडिया और फ्रांस ने, हम कह रहे हैं उनके लिए 2021 ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। जब बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर की, आप इनकी बहुत सारी स्पीच देखते हैं और बहुत कुछ आप नॉलेज ले पाते हैं। हम प्रकाश जावड़ेकर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। जी बिल्कुल, यूनियन मिनिस्टर हैं ये प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिएगा इनको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास आपने मेरे से भी बहुत बार पहले सुना है, होता रहता है युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएसए के जो आर्मीज हैं उनके बीच में, इंडिया और यूएसए की आर्मीज के बीच में युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है जो होती है, हम कह रहे हैं इस बार हुई है। तो वेन्यू जानना आपके लिए जरूरी है, राजस्थान। जो बच्चे नए देख रहे होते हैं, जिन्होंने नहीं पहले सुना होता, तो उनके लिए भी आपको बता दूं, युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है आर्मीज के बीच में, दो देशों की आर्मीज के बीच में। तो एक इंडिया है और एक यूएसए है। और जगह कहां पर ये युद्ध अभ्यास प्रैक्टिस किया गया, मतलब ये एक्सरसाइज कहां कंडक्ट कराई गई, तो उसका वेन्यू राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, ऐसा होता है ना एनएसओ। अब हम बात करें कि एनएसओ ने नेशनल इनकम का डेटा प्रेजेंट किया, नेशनल इनकम का डेटा जो था वो प्रेजेंट किया, बट अब वो ईयर आपको यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा। 2019 और 20 की और 18 और 19 के फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने रिवाइज्ड एस्टिमेट निकाला है। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जिस बात को बोलूं प्लीज सुनिए, कोई भी बात इररिलेवेंट नहीं है। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो 4% निकाला, और हम कह रहे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट 6.5% निकाला है। प्लीज याद रखिएगा, अगर कोई भी डेटा है जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, कौन निकाल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन एस्टिमेट दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है,
दिस लाइफ एट प्ले, दोनों ही कहते हैं, आप इसमें ये नहीं कहिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिस है, इसलिए मैंने पहले ही दोनों बोल दिया है। दिस लाइफ एट प्ले, चलिए कोटेशन में लिखा हुआ कुछ मिला। अब कोटेशन में मेरा राइटिंग स्टाइल है, मैं ऐसे लिखती हूं, मैं किताबों के नाम कोटेशन में लिखती हूं। ये किताब है दिस लाइफ एट प्ले, ये मेमोर है, दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस द वर्ड मेमोर ऑफ, मेमोर ऑफ। तो हम कह रहे हैं लेट गिरीश कर्नाड। एक्चुअल में दिस लाइफ एट प्ले, ये किताब का नाम हम कह रहे हैं मेमोर ऑफ लेट गिरीश कर्नाड, ऑथर ऑफ। अब फिर से देखिए, हम पहले एक ऑटोबायोग्राफी, मेमोरेंडम, एक ऑफिशियल नोट, मेमोर की बात हम कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं एक किताब जो है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये दलाई लामा की किताब है। और दलाई लामा कितने फेमस हैं और इनकी किताब उतनी फेमस होगी। अब हामिद अंसारी की किताब, अब आप कहेंगे हामिद अंसारी भी तो बहुत फेमस है जी, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये भारत के, इसीलिए इनकी लिखी हुई किताब बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट नाम है किताब का, जो हामिद अंसारी जी की किताब है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ई कैबिनेट। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कि कौन सी ऐसी स्टेट है, या तो वो ये पूछ लेंगे कि पूरी की पूरी पेपरलेस हो गई है जिसकी कैबिनेट, वो ऐसा पूछ लें, या वो ये पूछ लें कि ई कैबिनेट का मतलब ही समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे पेपर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली स्टेट हिमाचल प्रदेश बन गई है। अगर आप लोअर पॉइंट पढ़ोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ईमेल ई कैबिनेट रिलेट करिए, एचपी स्टेट, हिमाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट हैज गॉन कंप्लीटली पेपरलेस, पेड़ बचा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, जो पहली स्टेट है कंप्लीटली पेपरलेस बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, एक्चुअल में जियोथर्मल पावर प्लांट की बात हम कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं लद्दाख में ये पहला जो है ये ओएनजीसी एक्चुअल में बना रहा है। देखिए जगह मैंने आपको बताई, पहला जियोथर्मल पावर प्लांट आपको मैंने बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी कंपनी बना रही है। तो आपने इसे एक पॉइंट समझा, लेकिन मैंने इसे एक पॉइंट में आपको 3 क्वेश्चन बताए। क्या मैंने कहा, कौन सी कंपनी, ओएनजीसी। किस भी तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, आप आंसर कर लोगे। जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट भारत का पहला, कहां पर, लद्दाख में। और मैंने कहा कौन सा प्रोजेक्ट, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट या जियोथर्मल पावर प्लांट। तो जियोथर्मल हम कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट टू कम अप ऑन, यहां पर हम रिवर की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में हम यमुना नदी पर आने वाले लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून उत्तराखंड में बनाया जाने वाला है। देखिए अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, या तो जगह की बात करेंगे या फिर हम नदी की बात करेंगे। वो जियोथर्मल था, तो जियो का मतलब अर्थ होता है, इसलिए आप उस चीज को थोड़ा सा अलग रखिए। जियोथर्मल के बारे में मैं आपको नदी नहीं बता सकती हूं, कारण आप समझ रहे हैं, जियो मतलब अर्थ, वो वाली बात हो रही थी। यहां पर हम नदी की बात कर रहे हैं। तो यमुना पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, लखवार प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपको बताया मैंने देहरादून उत्तराखंड में बनाया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 की बात हो रही है। लिटरेसी वीक जरूरी नहीं है वीक बोल दिया तो 7 दिन होने चाहिए, यहाँ पर 8 से 12 एक्चुअल में मल्टीपल डेज है, मल्टीपल डेज का कलेक्शन, तो उसे वो वीक बोल देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी डे नहीं है, एक दिन नहीं है, मल्टीपल डेज है, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कह दिया गया। तो 2021 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 8 से 12 फरवरी को मनाया गया, जिसका थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। दोबारा बोलती हूं, सुनिए ध्यान से, थोड़ा मुश्किल है, 2 बार क्रेडिट आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। क्रेडिट डिसिप्लिन है एक, और दूसरा है क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन है एक, दूसरा है क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो ये थीम था हमारे लिटरेसी वीक का, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और जो इसका थीम है वो है आई एम एंड आई विल, टुगेदर ऑल आर एक्शंस मैटर। इसे याद रखिएगा, मल्टीपल ईयर्स आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा ये। तो ये 3 साल के लिए थीम सेट किया गया है, 3 साल के
के लिए बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी और थीम आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आवर एक्शंस मैटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4-tier NBFC regulatory framework for NBFCs proposed by RBI। अब ये क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल अटेंटिव, सुपर अटेंटिव होना पड़ेगा। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं आरबीआई ने, देखिए पहले सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन हर तरह से पूछ लिया जाएगा। 4 टियर तो चारों ही टियर के नाम पूछे जा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन इस तरह ना पूछा जाए तो किसने लॉन्च किया है इसे और किसके लिए लॉन्च किया है, तो आरबीआई ने एक्चुअल में प्रपोज किया है। किसके लिए प्रपोज किया है? एनबीएफसीज में बदलाव लाने के लिए प्रपोज किया है। और अगर हम बात करें कितने टियर्स, कितने टियर मतलब कितने लेवल्स जो है वो लॉन्च किए हैं, तो हम कह रहे हैं 4 टियर एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने प्रपोज किया है, जिसके अंदर हम 4 लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो जो पहला लेवल है वो है बेस लेयर। अगर हम बात करें दूसरे लेयर की तो वो मिडिल लेयर है। तीसरा एक्चुअल में एनबीएफसी अपर लेयर है और चौथा है पॉसिबल टॉप लेयर। वो आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। चारों लेयर्स को एनबीएफसी बीएल, एमएल और यूएल कोई बोलता है तो अपर लेयर, मिडिल लेयर और बेस लेयर की बात कर रहा है। उनके साइज के हिसाब से ऑब्वियसली बात है उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या इस कैटेगरी में रखा जाएगा। जब हम बात करें आगे बढ़ के तो न्यू रेगुलेटरी सुपर स्ट्रक्चर फॉर एनबीएफसी अपर लेयर, अब यहां पे जो यूएल लिखा है वो अपर लेयर लिखा है कि एनबीएफसी अपर लेयर के लिए नया रेगुलेटरी सुपर स्ट्रक्चर। पहले ये सुनिए, छोटे बैंक्स हैं, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, हम कह रहे हैं डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, तो हम कह रहे हैं वो बैंक जो बहुत ऊंचे लेवल के, जो हमारी इकोनॉमी के लिए इतने ऊंचे लेवल के बन गए, तो हम बैंक्स को भी किसी ना किसी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने कहा हम एनबीएफसीज को भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अपर लेयर का मतलब ही यही था, जो बेस लेयर से ऊपर है, जो मिडिल लेयर से ऊपर है, तो वो अपर लेयर है। अब कोई अगर एनबीएफसी अभी खाली है, हम कह रहे हैं अगर अपर लेयर में अगर कोई एनबीएफसी आती है तो उसके लिए नया रेगुलेटरी सुपरस्ट्रक्चर होगा। वो इन सुपरस्ट्रक्चर से हम कह रहे हैं अलग है। उसके लिए ऑब्वियसली बात है कंडीशन ज्यादा होंगी, उसको ज्यादा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो यही बात हम कर रहे हैं कि एनबीएफसी का अपर लेयर जो है उसके लिए नया रेगुलेटरी सुपरस्ट्रक्चर लाया जाएगा। हम कह रहे हैं एनबीएफसी का एनपीए क्लासिफिकेशन, एनबीएफसी का हम कह रहे हैं जो सुपर एनपीए क्लासिफिकेशन है, नॉर्म ऑफ 180 डेज बी हार्मोनाइज्ड टू 90 डेज। आपने ये बात पढ़ी और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि अगर लोन पेमेंट एनबीएफसी है, लोन दे रहा है और कोई अकाउंट है, सपोज मेरा अकाउंट है, मैं लोन पे करना बंद कर देती हूं, तो 180 डेज में मेरे लोन अकाउंट को एनपीए, उस टाइम के बाद एनपीए डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब 90 डेज में ही उस मेरे नॉन पेमेंट वाले अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में मेरा लोन अकाउंट चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 180 डेज से घटा करके 90 दिन कर दिया गया है एनबीएफसी का एनपीए का क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा पक्का से। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर, पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ऑम्बुड्समैन का मतलब ही नहीं पता होगा। ऑम्बुड्समैन का मतलब अगर हम जाने, छोटी सी बात है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ऑम्बुड्समैन है, उसे ऑम्बुड्समैन कहते हैं। करता क्या है वो, अगर देखिए बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बैंक्स में अगर आपको कोई कंप्लेंट है, आप वो कंप्लेंट बैंक के कर्मचारियों को जाकर के बता रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो कोई हायर लेवल हुआ करेगा ना, तो आप ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं अपनी बैंक वाली कंप्लेंट्स लेकर के। तो ऑम्बुड्समैन वो होते हैं, हमने कहा गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो जनरल पब्लिक की कंप्लेंट्स लेता है, वो ऑम्बुड्समैन है। अब अगर बात करें तो ऑम्बुड्समैन बैंक के लिए भी, ऑम्बुड्समैन एनबीएफसीज के लिए भी, ऑम्बुड्समैन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी हुआ करते थे। लेकिन हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्विस, मतलब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है, हम क्या कह रहे हैं कि इन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं एक ऑम्बुड्समैन, हम कह रहे हैं ऑम्बुड्समैन जो है इंटीग्रेट हो जाएंगे एनबीएफसी के लिए, बैंक के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, सभी के लिए एक। हम कह रहे हैं ये इस चीज को रोल आउट किया जाएगा, एक्शन में लाया जाएगा जून 2021 से।
तो सिंगल जगह पे आप कंप्लेंट कर पाएंगे। अगर आपकी कंप्लेंट एनबीएफसी के लिए है, आपकी कंप्लेंट बैंक के लिए, आपकी कंप्लेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, तो ombudsman एक ही हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कस्टमर्स विल बी एबल टू फाइल कंप्लेंट्स फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड डिजिटल वॉलेट्स अंडर वन स्कीम। वही बात जो मैं आपको कह रही थी कि इंटीग्रेट कर दिया है, उसी बात को लोअर पॉइंट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब शहतूत आपने नाम सुना हुआ होगा, तो शहतूत की बात हम कर रहे हैं, जिसे लालंदर नाम से, लालंदर डैम एक्चुअल में हम देखिए शहतूत नाम से या फिर लालंदर डैम के नाम से, दोनों ही नाम आपको पढ़ने में मिलेंगे। तो इस नाम से इंडिया डैम बना रहा है, बांध बना रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया बांध बना रहा है। अब हम कह देंगे कि ये तो ना सेकंड बड़ा डैम है जो इंडिया बना रहा है अफगानिस्तान में। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पहला डैम कौन सा है, तो पहला मेजर डैम सलमा डैम जो इंडिया ने बनाया था अफगानिस्तान में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट डैम है जो हम कह रहे हैं शहतूत डैम है या फिर लालंदर डैम है जो अफगानिस्तान में इंडिया बना रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा रिवर कौन सी है, आपको ये मिलेगा एक्चुअल में, तो ये आपको काबुल रिवर बेसिन पे मिल जाएगा, काबुल रिवर बेसिन पे मिल जाएगा। तब आप कहोगे कि मैम तो मैदान रिवर बोल रही थी, तो आपको बता दूं मैदान रिवर जो है वो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है काबुल नदी की। तो काबुल नदी की सहायक नदी है मैदान नदी, और वो मैदान रिवर पर ही बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में शहतूत डैम। अब बात आएगी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये सारी बातें रिलेटेड हैं। अशरफ घानी है प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन है यूएनसीटीएडी के मुताबिक, मतलब यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी के मुताबिक एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया ने रिसीव किया 2020 में $57 बिलियन का इंडिया के पास क्या आया है? एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। किसके मुताबिक? यूएन के मुताबिक। अब मैं बात करूं कि कितना बड़ा, तो 2019 इंक्रीज ऑफ 13% ओवर 2019। आप 2020 की बात कर रहे हो, तो 2019 में भी तो एफडीआई आया होगा ना इंडिया के पास। तो कह रहे हैं कि 2019 से 2020 में 13% ज्यादा का एफडीआई आया। अब देश होते हैं, देशों को कैटेगरी में रखा जाता है, और टॉप इसमें भी नेशंस होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई गया। तो चाइना नंबर 1 पे था और दूसरे नंबर पर यूएसए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम ने एड्रेस किया 125वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ मंथली जर्नल। अब मंथली जर्नल हम यहां पर कह रहे हैं प्रबुद्ध भारत एक्चुअल में अखबार हम एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं, वो समझिए कि 1896 में 1896 में प्रबुद्ध भारत जो था स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। तो प्रबुद्ध भारत फेमस जर्नल है, मंथली जर्नल है, 125वीं अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। तो पीएम ने एड्रेस किया इस सेलिब्रेशन को, किसके सेलिब्रेशन को? क्योंकि पीएम ने एड्रेस किया है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्रबुद्ध भारत और स्वामी विवेकानंद ने, मैंने आपको क्या बताया, 1896 में प्रबुद्ध भारत जो था स्टार्ट किया था। पोस्टल स्टैम्प सेंटेनरी, मतलब सेंटेनरी 100 साल, तो हम कह रहे हैं पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया। किसको मार्क कर रहे हैं? टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट आप जानते हैं, उसके बारे में आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ते रहे हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट को मार्क करते हुए एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है। और हम ये क्या मना रहे हैं? एक्चुअल में हम 100वां साल जो है उसके होने का, उसका शुरुआत हो रही है। तो 100वें साल की शुरुआत होते हुए हम कह रहे हैं इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन को मार्क करते हुए पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर चक्र अवॉर्डी तो महावीर चक्र की जब हम बात करें, देखिए मैं पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो आपको बताऊं। तो सीक्वेंस है बेसिकली अवार्ड्स का, कि अगर आपने कह दिया कि परमवीर चक्र है,
अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, आपने कीर्ति चक्र बोल दिया, तो मैंने आपके सामने पहले इन्हें सीक्वेंस में लगाया है कि इस सीक्वेंस में ये आते हैं। इनमें वॉर टाइम भी है और पीस टाइम भी है। अवार्ड्स क्या हैं? वॉर टाइम मतलब युद्ध के समय भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर हम परमवीर चक्र जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो वॉर टाइम में सबसे टॉप का जो गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है, वीरता पुरस्कार माना जाता है, तो वो परमवीर चक्र है। वॉर टाइम की बात हम कर रहे थे। तो मैं अब आपको क्या पढ़ा रही हूं, पहले मैं आपको उनका नाम बताती हूं। उनका नाम है कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू। कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, ये जो है महावीर चक्र अवॉर्डी, महावीर चक्र अवॉर्डी, इनका नाम याद रखिए। अब जब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, ये सीक्वेंस आपको याद करना है। कीर्ति चक्र अवॉर्डीज, कीर्ति चक्र अवॉर्डीज एक्चुअल में जो है यहाँ पर सूबेदार संजीव कुमार, राहुल माथुर, विनोद कुमार, श्याम नारायण सिंह यादव, पिंटू कुमार सिंह, ये कीर्ति चक्र रेसिपिएंट, कीर्ति चक्र इन्हें दिया गया। अब जब मैं नीचे वाली लाइन बोलूंगी तो अब आप मेरे को परमवीर चक्र बोलने लग जाओगे, लेकिन आप खुद पढ़ो सेंटेंस को। मैंने लिखा क्या है? मैंने लिखा है कि अशोक चक्र और कीर्ति चक्र आर दी हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया। पीस टाइम, वॉर टाइम, मैंने आपको कहा वो भी वेरिएशन होता है। आपको मैंने एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर बता दिया, लेकिन मैंने आपको कहा ये जो अवार्ड्स हैं दोनों, हम इनको फर्स्ट और सेकंड टाइम नंबर का रख रहे हैं। कब का? पीस टाइम के सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर के वीरता पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब मातृ लिखा होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मातृ मतलब मातृ ही बात हो रही है, मदर की वाली ही बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम है ये एक्चुअल में सरकार की हमारी। तो मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम सरकार की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY किसी ने लिख दिया तो आपको ये याद करना पड़ेगा ना, VY वंदना योजना है और M मातृ है और PM पहले वाला प्रधानमंत्री है। ऐसे आप स्कीम का फुल फॉर्म याद रखोगे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक्चुअल में इसके जो बेनिफिशियरीज हैं वो 1.7 करोड़ टाप गए, मतलब वो आगे बढ़ गए, इतने ज्यादा बेनिफिशियरीज हो गए। लोगों की बात हो रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं एक्चुअल में हम, 1.7 करोड़ क्रॉस हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो योजना है किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। इसे कौन हैंडल करता है? इसका यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो वो है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस बारे में है? अगला क्वेश्चन हम कह ये रहे हैं कि PM स्वनिधि स्कीम के तहत के अंतर्गत, हम कह रहे हैं PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महुआ ने साइन किया है, महुआ ने साइन किया है MOU, एक्चुअल में हम कह रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। जोमैटो के साथ साइन किया है। किसने साइन किया है? HUA ने साइन किया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है जोमैटो के साथ। किसके तहत साइन किया? PM स्वनिधि स्कीम के तहत साइन किया है। तो PM स्वनिधि स्कीम क्या है? फुल फॉर्म अगर जानते होते तो बिल्कुल आसान वैसे ही हो जाता, आप समझ जाते। एक्चुअल में जो PM तो प्रधानमंत्री हर जगह ही होता है, वो हम कह रहे हैं स्वनिधि में SVA क्या है? S जो है वो SV जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स है। स्ट्रीट वेंडर्स AN आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है वो स्वनिधि है, स्वनिधि स्कीम है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये फुल फॉर्म है इस स्कीम का। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है जोमैटो के साथ। अब सीधी बात है ये इसके अंडर ही आएगी स्वनिधि स्कीम। किसके अंडर? HUA के अंडर आती है ये स्कीम। इसके तहत इन्होंने पहले एक ऐसा ही MOU स्विगी के साथ भी साइन किया हुआ था, अब जोमैटो के साथ भी साइन कर लिया है। तो बेनिफिट स्ट्रीट वेंडर्स को पहुंचाना चाह रहे हैं शायद। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, KVY आप पढ़ेंगे और केंद्रीय विद्यालय, KV तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप इसको। प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना आपको बोलना है इसको। थर्ड फेज इसका जो है उसे लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर अब अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे का नाम आपने नहीं सुना है, इसलिए आपको और याद करना है, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं 2-3 बार बोल देती हूँ, तो शायद आप याद करते हैं, अगले वीडियो में फिर सुनते हैं सेम नाम तो याद हो जाता होगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स अंडर समग्र शिक्षा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू बी रीनेम्ड एज। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक, मतलब उसके यूनियन मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब आधे बोलेंगे वो तो एचआरडी संभाल रहे थे, क्या एचआरडी के साथ संभाल रहे हैं? नहीं जी, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ही तो नाम चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ था। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके यूनियन मिनिस्टर हम कह रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये, और हम कह रहे हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स समग्र शिक्षा के अंतर्गत के तहत हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिनको रीनेम करने वाला है, तो नाम जो रखेगा, नाम रीनेम करके जो रखेगा वो हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स। ये आपको पक्का से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपालीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नेपालीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय इंडियाज सतलुज जल विद्युत निगम। अब ये किसने डेवलप किया ये भी याद रख लेंगे तो अच्छा रह जाएगा। लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट, दोबारा सुनिए मैं क्या कह रही हूं, नेपाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम हम कह रहे हैं लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस नाम से है। अब अगर बात करें कि ये कौन डेवलप कर रहा है, तो इंडिया का सतलुज जल विद्युत निगम, भारत का सतलुज जल विद्युत निगम जो है इस लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट को नेपाल में, नेपाल के लिए बना रहा है। तो अब यहां से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो केपी शर्मा ओली का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब एशिया के बहुत सारे नेशंस होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में, आप कहेंगे कि सिर्फ जय शाह को ही क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आप जानते हैं इंडिया कितना आगे है क्रिकेट में और कितने ज्यादा यहाँ पर क्रिकेट जो है देखने वाले, मतलब कितने व्यूअर्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है इंडिया में, इंडिया का इन्फ्लुएंस ऐसी जगह पे ज्यादा होता है, तो ऐसी कंट्री के अंदर से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है और बनाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह, जी बिल्कुल अमित शाह के बेटे जय शाह, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। अब अगर बात करें आगे तो मार्सेलो रिबेलो डी सूजा री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोर्टुगल, पुर्तगाल के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं, मतलब पहले भी यही राष्ट्रपति थे, दोबारा राष्ट्रपति यही बन गए हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पोर्टुगल री इलेक्टेड, नाम है इनका मार्सेलो रिबेलो डी सूजा, मार्सेलो रिबेलो डी सूजा ये नाम है इनका, जो पोर्टुगल के प्रेसिडेंट हैं। अब अगर बात करें अगली, तो अगला पॉइंट जो है वो है न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, इनका नाम है एसएन सुब्रमण्यन। एसएन सुब्रमण्यन एक्चुअल में एलएनटी के, लार्सन एंड टूब्रो जो है, जो हम सुनते आते हैं, बहुत सारी जगह पे लिखा होता है कितने सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे होते हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो जो है लिमिटेड के सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमण्यन, जिन्हें नेशनल सेफ्टी काउंसिल का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगर अब आप जानना चाहें नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो किसके परव्यू में, किसके अंडर आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। यहां पर मैं रैप अप करूंगी, अगर आपको समझ में आया लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया लैंग्वेज कंसर्न था इंग्लिश में देख लीजिएगा, कुछ रह गया है दोबारा देख सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।